Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. For today's topic, we are going to start our next chapter that is related to monetary policy. Okay. Uh, in this chapter, we will discuss about what is monetary policy and what are the different measures which we are taking under the monetary policy. Okay. So monetary policy में start करते हैं सबसे पहले we have the question what is money. ठीक है, money क्या होती है? तो मनी के अंदर वो कहते हैं इट मे सीम स्ट्रेंज टू आस्क व्हाट इज मनी। कहते हैं अजीब सा लगता है कि ये पूछा जाए कि जी मनी क्या है। आफ्टर ऑल वी यूज मनी ऑल द टाइम, हम हर टाइम ये जो मनी को है वो यूज करते रहते हैं। इवन चिल्ड्रन नो दैट वी यूज मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब बच्चों को भी पता है कि हम मनी को क्यों यूज करते हैं फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। बट वट इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मनी, लेकिन मनी के अंदर इंक्लूड हम क्या करेंगे? सो सर्टनली द ग्रीन पीसेस ऑफ द पेपर वी कॉल करेंसी आर इंक्लूडेड। ठीक है, बेसिकली वो कहता है कि अगर हम मनी की बात करें तो मनी के अंदर जो हमारी करेंसी है ना वो इंक्लूड होती है। ठीक है, करेंसी के अंदर बेसिकली जो भी हमारी पेपर मनी है वो भी आ जाती है, उसके अंदर हमारे कॉइन्स हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, दिस दिस मनी इज बेसिकली यूज फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, करेंसी करेंसी में कहते हैं करेंसी इज द पेपर बिल्स एंड द कॉइन्स। ठीक है, पेपर बिल्स और कॉइन्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वो थ्री फंक्शन ऑफ द मनी की बात करें तो फर्स्ट वन इज अबाउट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए जब भी हमें किसी के साथ कोई भी गुड्स या सर्विसेज करनी होती है तो हम उसको मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो उसकी एक्सचेंज में हम मनी को पे कर देते हैं। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम उसकी एक्सचेंज में मनी को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्री फंक्शन ऑफ मनी के अंदर तो नंबर वन क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट पीपल ट्रेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि पीपल क्या ट्रेड, ट्रेडिंग का मतलब है ना बाइंग एंड सेलिंग। तो गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए जिस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं वो हम उसको हम क्या कहते हैं, उसको एज एन मनी यूज़ करते हैं। इसके कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक उसके अंदर मैं आपको बताया नंबर वन पे जो है वो बाटर 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 इन्वॉल्व्स द ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बाटर बाटर बेसिकली, अच्छा हम ना इसको ये भी कहते हैं कि बाइंग गुड्स, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप वीट प्रोड्यूस करें, एक पर्सन जो है वो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है वो राइस चाहिए और जो सेकंड पर्सन है वो ही नीड्स वीट। ठीक है, उसको वीट चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आपके पास कोई भी कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज मौजूद नहीं है तब जाके अगर आपको कोई भी एक्सचेंज करनी पड़ती है तो वो किसके अंडर आ जाती है, बार्टर के अंडर, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस टाइम्स के अंदर मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, मतलब देयर वाज नो मनी, कोई भी मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई करेंसी नोट्स नहीं थे, कोई कॉइन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो लोग क्या कर लेते थे, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। जो बंदा वीट बना रहा था ना वो वीट को सरप्लस में प्रोड्यूस कर लेता था, जो राइस प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसको सरप्लस में कर लेता था। अब उसके पास वीट है ना, अब जितनी उसको नीड होती थी वो अपने पास रख लेता था, जो भी एक्स्ट्रा उसके पास वीट होती थी वो किसी सामने वाले पर्सन को मतलब वो देकर उसको जिस चीज़ की उससे ज़रूरत होती थी वो उससे वो चीज़ एक्सचेंज कर लेता था। ठीक है, बाकी सिस्टम के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखो नंबर वन उसने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के अंदर नंबर आपके पास क्या कहता है, अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अकर्स when each party in an exchange transaction happens to have what the other party desires। ठीक है, वो कहते हैं अकर्स व्हेन ईच पार्टी इन द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जब हम कोई एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, उसके अंदर दोनों जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं हैपन्स टू हैव व्हाट द अदर पार्टी डिजायर, उनको उसी चीज़ की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि उसके पास वो चीज़ मौजूद है जो कि दूसरी पार्टी डिजायर कर रही है। वही वाली बात, अगर एक परसेंट कोइंसिडेंस मतलब डबल कोइंसिडेंस, मुझे राइस चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए, अब मेरे पास वीट मौजूद होनी चाहिए और उसके पास राइस मौजूद होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा, उसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, ये बार्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी कहते हैं कमोडिटी मनी इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन एक्चुअल गुड फॉर द मनी। ठीक है, वो कहते हैं इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन एक्चुअल, हम एक्चुअली कोई प्रोडक्ट कहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी कमोडिटी को बेसिकली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्मली लाइक आप कह लें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, मतलब हम इनको एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं कि हाँ जी जी इस कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं कमोडिटी बैक्ड मनी। कमोडिटी बैक्ड मनी में कहते हैं कमोडिटी बैक्ड मनी इज द मनी दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ कमोडिटी एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है, कमोडिटी बैक्ड का मतलब वही यहाँ पर से इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन किया गया, इज द मनी दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ कमोडिटी एट अ फिक्स्ड रेट
आप उसका ना एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी वो मतलब वो वाली मनी जिसको आप कहते हैं कि जी इसको हम किसी को किस कमोडिटी के लिए जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कहते हैं अंटिल 1971 यूएस डॉलर्स वर फिक्स्ड इन द वैल्यू टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। अब लाइक वो देखो वहाँ पे कहता है सिल्वर एंड गोल्ड की स्पेसिफिक क्वांटिटीज के जो अराउंड था उसको फिक्स किया गया था। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल $1 यूएस सिल्वर सेक्रीफाइसेस लुक्स मच लाइक डॉलर बिल्स इन सर्कुलेशन टुडे, ठीक है। लाइक मतलब वो मतलब उस कमोडिटी की बैक एंड के ऊपर कमोडिटी बैक्ड मनी का मतलब है कि मनी की बैक के ऊपर आपके पास कोई ना कोई कमोडिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नॉर्मली वही वाली ये जो अभी वो आपको उसकी कॉइन्स की एग्जांपल दे रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल जब हम अभी भी कॉइन्स यूज करते हैं तो वो सिल्वर कॉइन्स होते हैं, ठीक है। लाइक उसके अंदर या फिर वो कोई भी मेटल कॉइन्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो उसकी उसकी जो वैल्यू है वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर हम लाइक अच्छा इसके बाद जो लास्ट टाइप है ना वो आपके पास उसमें फेट मनी कह रहा है इज द मनी दैट हैज नो वैल्यू एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो कहते हैं उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट कि उसको हम जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। देयर इज नो इनहेरेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू टू द करेंसी। उसके अंदर कोई भी इनहेरिटेड या इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास हमारी पेपर मनी है। देखो पेपर मनी हैज नो वैल्यू, दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर जो भी हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो गारंटी देता है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है कि हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को गारंटी कर रहा है। सो वहाँ पर जस्ट जो लाइक पेपर मनी जिसको जो हम कहते हैं जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्या है कि जस्ट जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो उसकी बैक एंड पे गारंटी देता है कि यस इसकी बैक एंड के ऊपर मेरे पास कोई ना कोई रिजर्व कोई ना कोई आप कहते हैं गोल्ड मेटल सिल्वर, ठीक है, कोई ना कोई भी चीज़ है जो कि मौजूद है, ठीक है। सो फेक मनी वो उसके अंदर वो ये कहता है कि मनी दैट हैज़ नो वैल्यू एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें यूज़ करना है। देयर इज नो इनहेरेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू टू द करेंसी। इसके अंदर कोई भी इनहेरिटेड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती उस मनी की। मतलब वो एक्चुअली वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उसको गारंटी कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हम उसकी गारंटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वो उसको जो है वो कह देता है उसको हम मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ओके नाउ वो कहते हैं हाउ डज द फेडरल रिजर्व कंट्रोल द मनी सप्लाई। फेडरल रिजर्व मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करे, तो हियर इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व इज बेसिकली द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, ठीक है। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो एक्चुअली बात हम उससे उसके हवाले से करेंगे और जो अल्टीमेटली डिस्कशन है वो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि मिलते जुलते ही फंक्शन होते हैं। ओके तो देयर इज अ गुड चांस यू हैव हर्ड ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। तो यहाँ पे बेसिकली वो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। इवन आउटसाइड इकोनॉमिक क्लास की बाइट भी हो सकती है इसके बारे में बात। वो आपको उसके बारे में बता रहा है कि जेनेट येलन द चेयर ऑफ द फेड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके वो उसकी चेयर की बता रहा है कि वो ये है इस पर हैव द मोस्ट रिकग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। वो बेसिकली जो भी इसका जो भी हेड होगा वो कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह ही होगा या कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह होगा। And while we have referred to the Fed periodically throughout this text, now it's time to examine it closely. हम जनरली पहले बता देते हैं कि जैसे वो फेडरल रिजर्व क्या काम करता है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो क्या काम कर रहा है। ये तो मैनी जॉब्स ऑफ द फेडरल रिजर्व, फेडरल जॉब की बहुत सारी जॉब्स हैं। नंबर वन के मॉनिटरी पॉलिसी, फेडरल रिजर्व मॉनिटरी पॉलिसी को वर्क ऑब्जर्व करता है, वर्क करता है। द फेड कंट्रोल द यूएस मनी सप्लाई। अब मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है, यहाँ से मॉनिटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, द फेड कंट्रोल्स द यूएस मनी सप्लाई एंड इट्स चार्ज with regulating it to offset the macroeconomic fluctuations। वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशन आती हैं, ठीक है। हम बेसिकली मनी सप्लाई मैंने आपको वही बताई कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो न फिर हम फिर क्या करते हैं, फिर हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है ताकि वैल्यू को मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करता है ही कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इज चार्ज विद रेगुलेटिंग। और उसको उसके ऊपर चार्ज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेगुलेट करे इट टू ऑफसेट इन मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ताकि मैक्रो इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आ सके। लास्ट टाइम में जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते थे तभी हम दिखाते हैं ना फ्लक्चुएशन आती हैं। हम बूम टाइम पीरियड से रिसेशन में, रिसेशन से डिप्रेशन में, डिप्रेशन से रिकवरी में और रिकवरी से फिर हम बूम में चले जाते हैं।
तो मैक्रोइकोनॉमिक में जितनी भी फ्लक्चुएशन आती है ना, उनको उनकी रेगुलेशन, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करना, कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन रन करता है? कोई भी जो भी, जैसे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको रन कर रहा है। सेंट्रल बैंकिंग हो गई थी, द फेड सर्व्स एज द बैंक ऑफ द बैंक। सेंट्रल बैंकिंग मतलब वो जितने भी जनरली, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे नेशनल बैंक हो गया, एचपीएल हो गया, यूबीएल हो गया, एमसीबी, निजाम, मतलब देयर सो सो मेनी बैंक, यूबीएल, ठीक है, बहुत सारे बैंक है। तो उसको हम सेंट्रल बैंकिंग में कहते हैं द फेड। जो भी सेंट्रल बैंक होगा, लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्व्स एज द बैंक ऑफ द बैंक्स, उसको हम बैंक्स का बैंक कहते हैं। होल्डिंग द डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंडिंग लोन्स टू देम, कहते हैं होल्डिंग द डिपॉजिट्स, उनके डिपॉजिट्स को होल्ड करता है और उनको लोन दे देता है। जैसे नॉर्मली हमारा एक बैंक है ना, हम अपने बैंक में अपने हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, डिपॉजिट कर देते हैं, हमें लोन चाहिए होता है तो वहाँ से ले लेते हैं। तो ऐसे वो कि वो बैंक ऑफ बैंक्स है, वो सब बैंक्स का बैंक है, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते हैं वो वहाँ पे रखवाते हैं, और जो लॉन्स होते हैं वो वहाँ से, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वहाँ से ले लेते हैं। बैंक रेगुलेशन के अंदर बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग सेक्टर जाहिर सी बात है काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर्ली चलाने के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन इशू करता है? वो बेसिकली सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। So today the Fed is one of the primary entities charged with ensuring the financial stability of the banks. कहते हैं वो primary entities हैं charged, उसके पास कौन सी charge किस चीज़ का, responsibility किस चीज़ की है, कि बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें, इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी रखेंगे, ठीक है। नॉर्मली जब भी कोई बैंक बनता है ना, अब जाहिर सी बात है एक बैंक है, उसके पास वो ठीक है, लोगों ने वहाँ पे डिपॉजिट्स रखवाने शुरू कर दिए हैं, तो अब वहाँ से वो लोग उसको डिपॉजिट्स लेंगे, ठीक है। किसी को कर्जे की जरूरत होगी तो वो भी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, वो उन बैंक्स का ना गारंटर होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सेंट्रल बैंक उसको हेल्प आउट करता है, उसको सर्वाइव करने में। तो बेसिकली वो एक कुछ ना बैक एंड पे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वो होता है कि जी अगर आप एक बैंक ओपन करना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे सेंट्रल बैंक में रखवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास आपको परमिशन मिलती है कि आप एक ब्रांच ओपन कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर उस ब्रांच को कोई लॉस हो जाता है, उसकी डिपॉजिट्स लूज हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो वो फिर कस्टमर्स को उन्होंने या जनरल पब्लिक को उन्होंने पे करना होता है, ठीक है। तो और इसके बाद जैसे जैसे आपके जो पहले तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट वहाँ पे रखवाते हैं, फिर आप बैंक ओपन करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपके डिपॉजिट इंक्रीज होते जाते हैं, तो डिपॉजिट की स्पेसिफिक परसेंटेज वी आर रिक्वायर्ड टू कीप दैट परसेंटेज विद जो भी आपके पास सेंट्रल बैंक होता है, आप उसके साथ उसको आपने रखना होता है। तो जैसे जैसे आपके डिपॉजिट्स इंक्रीज होते जाते हैं, साथ साथ आपने अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज वहाँ पे अपनी जो जनरल जो आपके जो भी रिजर्व होंगे वो भी आपने वहाँ पर जो है वो रखवाने, इंक्रीज करना है उनको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ जो फर्दर जो है वो डेफिनेशन है, दैट फर्स्ट वन इज अबाउट द रिलेटेड फेडरल फंड्स। फेडरल फंड्स में वो कहते हैं फेडरल फंड्स आर द डिपॉजिट्स दैट प्राइवेट बैंक्स होल्ड ऑन रिजर्व एट द फेडरल रिजर्व, ठीक है। फेडरल फंड्स में कहते हैं फेडरल फंड्स आर द डिपॉजिट्स दैट प्राइवेट बैंक्स होल्ड ऑन रिजर्व एट द फेडरल रिजर्व, ठीक है। फेडरल रिजर्व वही वाला उसके सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या कहते हैं जो प्राइवेट बैंक्स होल्ड करते हैं। मतलब वो जो हम अभी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें वहाँ पर बेसिकली क्या था कि जब वो जो भी अपने पास जो भी उनके रिजर्व्स होते हैं, तो वो अपने पास सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेडरल फंड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको हमारे पास आता है फेडरल फंड रेट। ओके, सो फेडरल फंड्स के बारे में हमने कहा था कि फेडरल फंड्स आर द डिपॉजिट्स दैट द प्राइवेट बैंक्स होल्ड ऑन रिजर्व एट द फेड, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास जितने भी जो भी प्राइवेट बैंक जितने भी वैसे वहाँ पे रखवाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फेडरल फंड्स कहते हैं। द वर्ड फेडरल सीम्स टू डिनोट दैट दीज आर द गवर्नमेंट फंड्स, कहते हैं इसको लग रहा है फेडरल से लग रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट के फंड होते हैं, बट इन फैक्ट दे आर द प्राइवेट फंड्स हेल्ड ऑन डिपॉजिट एज द फेडरल एजेंसी। लेकिन कहते हैं वो गवर्नमेंट के फंड्स नहीं होते, वो प्राइवेट फंड्स होते हैं, ठीक है। वो स्टेट प्राइवेट बैंक्स के पैसे होते हैं जो कि उन्होंने सेंट्रल बैंक के पास रखवाए होते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं फेडरल फंड रेट। तो फेडरल फंड रेट में कहते हैं इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्स बिटवीन द प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि ये वो लॉन है जो कि आप फेडरल फंड रेट वो होते हैं जो कि प्राइवेट बैंक जब एक दूसरे से लॉनिंग करते हैं ना, मतलब एक बैंक है वो उसमें किसी दूसरे बैंक से उसको जब कोई पैसे चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, द इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्ज ईच अदर ऑन द इंटर बैंक लॉन, ठीक है। एक दूसरे से जब बैंक्स लॉनिंग करते हैं, से एक बैंक को पैसे चाहिए तो उसने दूसरे बैंक से लॉनिंग कर ली है, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट वो एक दूसरे को चार्ज करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेडरल फंड रेट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्काउंट लॉन्स। तो डिस्काउंट लॉन्स आर द लॉन्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व टू द प्राइवेट बैंक्स।
अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि नॉर्मली जब जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट बैंक्स वालों को, तो बेसिकली जो जैसे उनके पास जैसे हमारे पास हम अपने बैंक को एक्सेस करते हैं ना, ऐसे जब प्राइवेट बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल बैंक को एक्सेस करते हैं अपने फंड्स के लिए, ठीक है। तो वो जो लोन उनको देते हैं ना, कहते हैं आर द लोन फ्रॉम द फेडरल रिजर्व टू द प्राइवेट बैंक्स। जो प्राइवेट बैंक को वो लोन, मतलब किसी को ज़रूरत पड़ गई है, डिफॉल्ट हो रहा है या कोई भी इशू हो रहा है, या उनको कोई किसी कस्टमर ने उनको अप्रोच किया कि जी आप हमें इतना जो है वो लोन चाहिए, उसके लिए उनके पास सिक्योरिटी भी मौजूद है लेकिन फिर भी बैंक के पास पैसे नहीं है, तो बैंक सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे पैसे दे दें। तो वो जो लोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्काउंट लोन कहते हैं। लास्ट पॉइंट पे आपसे कहते हैं डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द डिस्काउंट लॉन्स मेड बाय द फेडरल रिजर्व टू द प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो डेफिनेटली जो डिस्काउंट फंड्स होंगे वो वाले फंड्स होंगे जो कि फेडरल जो रिजर्व है, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट बैंक्स को दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो भी लोन देगा तो उसके ऊपर उसने भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करने करना है, तो उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। On next we are going to discuss about the monetary policy tools. Monetary policy में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक रन करता है। इसका पर्पस क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इकोनॉमी के अंदर, ताकि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है उनको रेगुलेट किया जा सके। उसके लिए जो डिफरेंट टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है, उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व द परचेज और द सेल ऑफ द बॉन्ड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है? बॉन्ड्स बॉन्ड्स रखे हुए होते हैं, जैसे हमारे पास भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, वो उसको बॉन्ड्स को जो होता है वो अपने पास रखती है। तो जब कभी उन्हें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना डिक्रीज करना होता है ना, जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देता है? बॉन्ड्स को सेल आउट कर देता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में सेल कर दिया, मार्केट में सेल करके वहाँ से पैसे ले लिए, पैसे जो थे वो मार्केट से इकट्ठे हो जाते हैं। मनी सप्लाई मार्केट के अंदर जो उसकी फ्लोटेशन होती है, जो रोटेशन होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही जिस टाइम पे वो प्राइस उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो क्या कर लेता है? वो बॉन्ड्स को बाय बैक कर लेता है, वापस परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब वापस परचेज कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब उसको बॉन्ड्स अपने पास आ जाते हैं और मनी की सप्लाई जो होती है वो कहाँ चली जाती है? इकोनॉमी में चली जाती है। तो दोबारा से जो पैसा होता है वो इकोनॉमी में रोटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहते हैं, वो कहते हैं इट्स फायर डिसाइडेड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। अगर वो कहे कि उसने मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, इट कुड डू सो इन अ नंबर ऑफ डायरेक्ट वेज। वो काफ़ी सारे डायरेक्ट वेज यूज़ कर सकता है। Several is three possible means by which the Fed might directly increase the amount of money in the economy. कहते हैं जिससे वो मनी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इफ यू कैन गेस विच ऑफ द थ्री इज करेक्ट। वो नंबर 1 पे कहते हैं ड्रॉप मनी आउट ऑफ अ हेलीकॉप्टर। अगर वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो वो जो एक हेलीकॉप्टर में और सारे पैसे जो है वो बांट कर चला जाए। तो सेकंड नंबर पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट $50,000 इन अ न्यू $100 बिल्स टू द प्राइवेट बैंक। वो कहता है कि हर प्राइवेट बैंक में जिस भी अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं उसको $50,000 वो न्यूली दे दे। ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकता। नंबर 3 कहते हैं यूज न्यू मनी टू बाय समथिंग इन द इकोनॉमी। वो कहते हैं वो न्यू मनी को यूज करना शुरू कर दे, ठीक है, ताकि वो मनी इकोनॉमी में से कोई चीज बाय करे। सो कहते हैं इफ यू चूज ऑप्शन 3 यू आर करेक्ट। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 चूज करते हैं तो इट मींस कि यू आर गोइंग द राइट वे। So open market operations involve the purchase or the sale of the bond by the central bank, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? आपके पास बॉन्ड्स को जो होता है बाइंग एंड सेलिंग कर देता है। तो वहाँ पर वही पुरानी वाली बात जो मैंने आपको बताई है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। उसमें वही वाली बात कि जो वो चाहता है कि उसको इंक्रीज करे, तो अब वो वहाँ से इकोनॉमी में से बॉन्ड्स को परचेज कर लेता है। जब वो चाहता है कि उसको वो मनी सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर उसको सेल कर देता है, बॉन्ड्स को सेल कर देंगे और सर्कुलेशन में जितना भी मनी सप्लाई होगी वो उसको वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। So about the next point about the quantitative easing, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है ना वो आपका उसी से एक मिलता जुलता सा टॉपिक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में से क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग इज द टारगेटेड यूज ऑफ open market operations in which the central bank buys securities specifically targeting certain markets. यहाँ क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है? इज द टारगेटेड यूज ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से यूज होंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स। तो बेसिकली हमने बाइंग एंड सेलिंग ही करनी है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं इन विच सेंट्रल बैंक बाइज सिक्योरिटीज स्पेसिफिकली टारगेटिंग सर्टन मार्केट्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में हम किसी स्पेसिफिक मार्केट को, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस टिपिकली इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म टी बिल सिक्योरिटीज, जो नॉर्मली टी बिल सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं। दैट इज बॉन्ड्स दैट मेच्योर इन लेस देन 1 ईयर। जो हमारी ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं वो 1 ईयर के अंदर उसकी मेच्योरिटी डेट होती है, ठीक है। मतलब वो सेंट्रल बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी पे करता है अपने जो भी उसके बायर होते हैं उन लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं और वो उसकी मेच्योरिटी वन ईयर से पहले पहले उसमें उसको वापस भी पैसे भी वापस करने होते हैं।
कहते that is bonds that mature in less than 1 year path with its quantitative easing in late 2008. वो कहते quantitative easing में क्या था? The Fed expanded its purchases, उसने परचेज बैक किए, बॉन्ड्स परचेज बैक किए थे। अब कहाँ से? टू इंक्लूड 300 बिलियन इन द लॉन्ग टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज, ताकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में पैसे डालने थे। इट ऑल्सो परचेज 1.25 ट्रिलियन इन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म में से कितने पैसे लिए? $300 के जो बॉन्ड्स थे वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में से लिए, और परचेज 1.25 ट्रिलियन की जो थे वो मॉर्गेज में से। स्पेसिफिकली टारगेटिंग इन द हाउसिंग मार्केट, ठीक है, उसने हाउसिंग मार्केटिंग को उसने जो था वो टारगेट किया था। इसके बाद वो आपसे कहते हैं उसमें मॉर्गेज के अंदर आ गया, और उसके बाद टुगेदर विद एन एडिशनल 175 जो बिलियन थे वो परचेज किए थे ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस। वो उसमें से लाइक अगर वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को रन करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। सो नाउ लास्ट पॉइंट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्काउंट रेट्स। सो लास्ट पॉइंट में वो कहता था रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्काउंट रेट्स। तो अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था रिजर्व रिक्वायरमेंट को। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जब भी कभी भी कोई भी बैंक ओपन होगा ना, तो उसको एक स्पेसिफिक रिजर्व जो होगा ना वो सेंट्रल बैंक पे रखवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स आते जाएंगे ना, उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज भी उनको वहाँ पर अपने सेंट्रल बैंक के साथ लिखवानी पड़ती है। सेकंड नंबर पे हमने डिस्काउंट रेट की बात की थी कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है प्राइवेट बैंक्स को फंड्स की, तो वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, फंड्स ले लेते हैं वहाँ से सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक उसके ऊपर जो होता है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसको उसको बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स बात करें ना, तो दो छोटी सी बातें हैं। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में चला जाएगा। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करे तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे डिस्काउंट रेट्स के साथ भी सेम सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि वो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो वो डिस्काउंट रेट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जितना जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतने ज़्यादा लोग फंड्स जो है ना वो कर्जे में ले लेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाए तो डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्काउंट रेट हाई होगा, ठीक है, डिस्काउंट रेट जितना वो और इंटरेस्ट रेट आप इससे पहले जितना ज़्यादा हाई होगा। अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे चाहिए, मैं बैंक के पास जाती हूँ, बैंक कहते हैं कि जी 13% 14% आपको चार्ज होगा, या 25% चार्ज होगा, या 30% आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो आई वॉज इन अ थिंकिंग पोजिशन कि क्या मुझे लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, मैं बैंक के पास जाती हूँ, बैंक कहते हैं येस 1% 2%, तो मैं कहूँगी दैट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, ये ईजी टू हैंडल है, मैं इसमें से ले लेती हूँ। तो वहाँ पर बेसिकली वो रिजर्व रिक्वायरमेंट और डिस्काउंट रेट्स को सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली यूज करता है। वो कहते हैं इन द पास्ट द फेड मेड यूज ऑफ द टू अदर टूल्स इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर करने के लिए उसने दो टूल्स यूज किए, नंबर वन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर टू डिस्काउंट रेट। Neither of these has been used recently for the monetary policy। कहते हैं recently monetary policy के लिए वो जो है वो यूज नहीं करा, बट दे आर अवेलेबल एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। कहता है लेकिन अवेलेबल ऑप्शन है, फिलहाल उसको यूज नहीं करा, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल भी हैं और हिस्टोरिकली हम लोग उसको यूज करते हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया, द फैट सेट्स द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट होल्ड ऑन द रिजर्व। वो रिजर्व रिक्वायरमेंट उसको सेट करेगा। दिस रेशियो इज रिक्वायर्ड, दिस रेशियो इज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, इस रेशियो इसको हम रिजर्व रेशियो कहते हैं। अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देगा। अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई को जो है वो डिक्रीज कर दे तो उसके बाद वो रिजर्व रेशियो को ज़्यादा कर देगा। अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देंगे। द सिंपल मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ये उसने उसका कोई फार्मूला बताया हुआ है। डिस्काउंट रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट रेट वही वाला रेट है जिसके ऊपर उसने उसको लर्निंग प्रोवाइड करनी है। तो अगर वो चाहता है कि वो यहाँ पे वो उसने एक सेकेंड आपको बताया हुआ है डिस्काउंट रेट के बारे में भी। यहाँ पर देखिए उसने वही वाली बात बताई, इफ द फैट लोअर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, अगर वो उसको रिजर्व रेशियो को कम कर देता है, द मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज, जो मनी मल्टीप्लायर उसकी जो रेशियो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इफ रेजेज द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेगा द मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर फॉल्स, तो जो मनी की सप्लाई वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी।
नंबर नेक्स्ट पे आपको ये वाली सेकंड बता रहा है, द फेड हैज आल्सो यूज्ड द डिस्काउंट रेट टू एडमिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर करने के लिए उसने डिस्काउंट रेट को भी यूज़ किया। Recall that the discount rate is the interest rate charged on the loans to the banks from the Fed in its role as the lender of the last resort. इसको हम lender of last resort भी कहते हैं। मतलब ये कि लास्ट जो आपके पास कोई भी एक वो पनाह का बचती है ना, या कोई भी एक वो बचेगा, वो आपके पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को सेंट्रल बैंक को हम कहते हैं। मतलब जब आपको पैसों की जरूरत है और आपको कोई भी बंदा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता तो सेंट्रल बैंक आपको दे देगा। उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेगा उसको हम क्या कहते थे, डिस्काउंट रेट कहते थे। तो कहते हैं कि वो क्या होगा, इंक्रीज द डिस्काउंट रेट टू डिस्करेज बोर्डिंग। वो अगर डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देगा ताकि बोर्डिंग डिस्करेज हो जाएगी ना बाय द बैंक्स, एंड टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नंबर टू भी कहते हैं डिक्रीज द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट को डिक्रीज करेंगे टू इनकरेज द बोर्डिंग बाय बैंक्स एंड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है फिर बोर्डिंग जो होगी वो इनकरेज होगी, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आप इसको लेक्चर को देख लें। नेक्स्ट जो हमारी 2 क्लासेस होंगी इसी वीक के अंदर, उसके अंदर हम लोग इन्हीं जो टॉपिक को है वो डिस्कस करेंगे। सो विश यू गुड लक क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।